समाचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 सितंबर 2023 है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के बारे में, जिसे जीडीपी के आंकड़े भी कहते हैं। 31 अगस्त 2023 को भारत सरकार के कार्यक्रम क्रियान्वयन और सांख्यिकी जो मंत्रालय है उसके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने इन आंकड़ों को जारी किया है कि पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून इन 3 महीनों के दौरान देश में सकल घरेलू उत्पाद की क्या स्थिति रही है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो इन आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर ये ध्यान देने की बात है कि ये जो गणना की गई है ये 2011-12 के स्थिर मूल्यों के हिसाब से की गई है। यानी 2011-12 में जो मूल्य थे उसके हिसाब से जो भी देश में प्रोडक्शन हुआ है, जो भी उत्पाद सामने आए, बाजार में बिक्री हुई है, उस पर इसकी गणना है। तो उसके मुताबिक अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में कुल मिलाकर देश में 40.37 लाख करोड़ रुपए के जो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य जो है उसका अनुमान सामने आया है। और ये एक साल पहले इसी तिमाही में 2022-23 की जो पहली तिमाही थी उसके 37.44 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अब इस तिमाही में हो गए 40.37 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो वृद्धि है ये 7.8% की रही है। तो यानी पहली तिमाही में देश में जो जीडीपी की जो वृद्धि है वो 7.8% रही है। और इस वृद्धि को उम्मीद से बेहतर बताया जा रहा है। जो देश दुनिया के हालात हैं, विकसित देशों में महंगाई ऊंची है, वहाँ की इकोनॉमी में मांग का जो उसको कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं और तमाम देशों में इकोनॉमी इस समय थोड़ी सुस्त चल रही है। उसके हिसाब से भारत में जो पहली तिमाही के 7.8% की ये वृद्धि है जीडीपी की, इसको उम्मीद से अच्छा बताया जा रहा है। हालांकि इससे पिछले साल की अगर हम बात करें 2022-23 में, तो पहली तिमाही में 13.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब आप कह सकते हैं कि जब पिछले साल 13.1% बढ़ा था तो इस साल 7.8% कैसे अच्छा हो गया। हम आपको पहले भी अपने वीडियो में ये कह चुके हैं कि ये आंकड़ों का जो उतार चढ़ाव है ये कोरोना काल की जो कोरोना में जो महामारी देश में आई थी, देश दुनिया में पूरी दुनिया में आई थी, उसकी वजह से आंकड़ों में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। 2020 में कोरोना शुरू हुआ था तो 2020-21 में तो देश की जीडीपी में गिरावट आ गई थी, करीब 6% की 5.83% की गिरावट आ गई थी। उसके बाद 21-22 का जो समय आया तो उसमें थोड़ी बहुत गतिविधियां जब शुरू हुई तो उसमें एकदम उछाल आया। तो पूरे साल की, ये तो हम एक तिमाही की बात कर रहे हैं, तो तब जो 21-22 है पूरे साल में देश में 9.05 यानी 9% की ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। 9% की जीडीपी वृद्धि पूरे साल की। अभी तो हमें एक तिमाही की बात करें, आप इसको कंफ्यूज ना हो, तो पूरे साल की 9% काफ़ी ऊंची वृद्धि है। और उसके बाद फिर 22-23 में ये कम होकर 7% के आसपास रह गई और अब 23-24 चल रहा है। तो पहली तिमाही के आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं, पहली तिमाही में 7.8% आए हैं और पिछले साल पहली तिमाही में था 13.1%, दूसरी तिमाही में पिछले साल 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.5% और चौथी तिमाही यानी जो इससे जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे इमीडिएट पीछे की तिमाही जनवरी फरवरी मार्च 2023 जो कि पिछले साल की अंतिम तिमाही थी, तो उसमें 6.1%। और अब ये नया साल तो अप्रैल मई जून इसमें एकदम बढ़ के हुई 7.8%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में उस तिमाही में थी 6.1% और उसके बाद अप्रैल मई जून में बढ़ के एकदम हो गई 7.8%। तो ये उछाल इसमें दर्ज किया गया है और इसको इस साल के जो अगली तिमाही के आंकड़े की दूसरी तीसरी चौथी तब पूरे साल की वृद्धि हमारे सामने आएगी। और इस जो ये 7.8% की वृद्धि हुई है इसमें ये माना जा रहा है कि सबसे अच्छी जो सबसे बढ़िया जो कामकाज रहा है वो वित्त क्षेत्र का, रियल एस्टेट क्षेत्र का और जो पेशेवर सर्विसेज हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और
किसी भी तरह की डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इन तरह की जो पेशेवर सेवाएं हैं उनकी जो वृद्धि रही है पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले, तो इस साल 12.2% की वृद्धि इस सेक्टर में, इस सर्विसेज सेक्टर में पाई गई है। और दूसरा नंबर रहा है व्यापार जो करते हैं, व्यापार, होटल, परिवहन और देश में दूसरी तरह की जो सेवाएं हैं उसमें 9.2% की अच्छी वृद्धि पहली तिमाही में दर्ज की गई है। और तीसरा स्थान लोक सेवा और रक्षा क्षेत्र का रहा है, जो कि 7% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो अलग अलग सेक्टर की है। अब अगर हम कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित जो सेवाएं हैं उनमें 3.5% की वृद्धि पहली तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले। तो वहीं पिछले साल कृषि सेक्टर में हालांकि 2.4% की वृद्धि थी पहली तिमाही में, और इस तिमाही में 3.5% की वृद्धि, तो थोड़ी अच्छी वृद्धि हासिल की गई है। और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ये रही है 4.5%, जबकि पिछले साल ये 6.1% थी। तो कहीं गिरावट आई है, कहीं थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जो सबसे बेहतर जिन्होंने प्रदर्शन किया है वो है वित्त, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल से सेवाएं, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और दूसरी तरह की सेवाएं, और लोक सेवा तथा रक्षा क्षेत्र की सेवाएं। ये हमने आपको जो 7.8% की वृद्धि बताई है, ये है स्थिर मूल्यों पर 2011-12 की। अगर वर्तमान बाजार मूल्य पे की जो बाजार में इस समय मूल्य हैं उसके हिसाब से अगर गणना की जाती है तो उसमें ये वृद्धि रही है 8%। अब देखिए 7.8% 11-12 के मूल्य पे और 8% वर्तमान बाजार मूल्य पे, तो इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि महंगाई उस समय के हिसाब से इस समय ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और अप्रैल, मई, जून में वैसे भी आपको जो बता दें महंगाई का आंकड़ा है वो 5% से नीचे रहा है। अप्रैल में 4.70%, मई में 4.31%, जून में 4.8%। अब जुलाई में इसमें उछाल आया है, तो जुलाई में ये एकदम उछल के 7.44% ये पहुंच गई है। तो पीछे महंगाई का आंकड़ा कम रहा है, 4% के आसपास रहा है, इसलिए करंट प्राइस पे भी ग्रोथ जो है वो 8% रही है, और स्थिर मूल्य के हिसाब से भी ग्रोथ जो है 7.8% रही है, ज़्यादा फासला नहीं। तो करंट प्राइस पे कई बार 12%, 14%, 15% तक भी ग्रोथ हो जाती है। तो महंगाई काबू में रहने की वजह से करंट प्राइस पे भी ज़्यादा इसमें उछाल नहीं देखा गया है। करंट प्राइस पे पहली तिमाही में 70.67 लाख करोड़ रुपए, और पिछले साल जो था वो 65.42 लाख करोड़ रुपए था। तो ये वृद्धि है 8% की। और उससे पिछले साल अगर हम बात करें तो बाजार मूल्य पे 27.7% की वृद्धि। इस बार जो स्थिर मूल्य पे थी वो 13% थी पिछले साल, इस साल तो 7.8, उससे पिछले साल 13%। और करंट प्राइस पे इस साल 8.0% और पिछले साल 27.7%। तो उस समय आंकड़ा जो करंट प्राइस है वो ज़्यादा ऊंचे रहेंगे पिछले साल। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में तमाम चीज़ों का स्थिर मूल्यों पे, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए दाम ऊंचे हैं इसलिए भी मूल्य बढ़ सकता है, या माल का प्रोडक्शन, मतलब वास्तव में माल का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उसको ही ग्रोथ माना जाता है। तो स्थिर मूल्य पे अगर हम गणना करेंगे तो तभी माल का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तभी उसका मूल्य भी बढ़ेगा। कई बार क्या होता है कि माल कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, महंगाई बढ़ गई, उस पर अगर हम सीधा करेंगे तो वो ज़्यादा ही आएगा। इसीलिए स्थिर मूल्य पे गणना को ही हम एक्चुअल जीडीपी मानते हैं। तो जीडीपी गणना में क्या क्या होता है मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि उसमें औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक, शेयर बाजार में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र की कंपनियों के तिमाही वित्तीय परिणाम, उनका जो वित्तीय प्रदर्शन है उसको भी उनके संकेत भी उसमें लिए जाते हैं। 23-24 के लिए फसल उत्पादन का क्या लक्ष्य है, 23-24 के लिए प्रमुख पशुधन उत्पादन का क्या लक्ष्य है, मछली उत्पादन कितना हुआ, सीमेंट और इस्पात की खपत कितनी हुई, रेलवे में माल ढुलाई और यात्री परिवहन कितना हुआ, प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसको गणना ली जाती है। हवाई जहाज़ में भी कितना माल ढोया गया, कितने यात्री गए, प्रमुख बंदरगाहों पर माल की ढुलाई के क्या संकेतक हैं, कितनी वृद्धि उसमें हुई या कितनी गिरावट उसमें आई है,
वाणिज्यिक वाहनों की, कॉमर्शियल व्हीकल जो है उनकी बिक्री कितनी बढ़ी है या कितनी कम रही है, बैंकों में जमा और कर्ज की स्थिति क्या रही है, केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की स्थिति क्या रही है। ये तमाम चीज़ें सकल घरेलू उत्पाद की गणना में इनका ध्यान किया जाता है कि क्या क्या स्थिति है, उसके हिसाब से ग्रोथ हुई है तो तभी सब चीज़ों में ग्रोथ आएगी। इसके अलावा जीडीपी गणना में गैर जीएसटी राजस्व, जीएसटी को छोड़ के जो दूसरा राजस्व है, इनकम टैक्स कितना मिला है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना मिला है, और टीडीएस तो खैर इसी में शामिल होता है, ओवरऑल वही होता है, और शेयर बाजार में खरीद फरोख्त पे कितना लेन देन टैक्स लिया है, और जीएसटी राजस्व का भी जो केंद्र का हिस्सा होता है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो भारत सरकार के अकाउंटेंट हैं, बड़े बड़े महालेखा नियंत्रक जो भारत सरकार का हिसाब किताब करता है, कितना खर्चा हुआ, कितना कमाई हुई है, उसके आंकड़ों को लिया जाता है। और एक जो ऑडिटर है भारत सरकार का, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी वेबसाइट पे भी तिमाही के जो आंकड़े आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, उसको भी संज्ञान में लिया जाता है। और उसके अलावा उत्पादों पर कितना टैक्स लगा है, वर्तमान मूल्यों पर कितनी सब्सिडी दी गई है, राजस्व व्यय कितना हुआ, ब्याज भुगतान कितना किया गया, सब्सिडी के ताज़ा जो भी उपलब्ध आंकड़े हैं, इन तमाम चीज़ों को जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। और उसके बाद जो है फिर ये आंकड़े सामने आते हैं। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जुलाई में महंगाई का आंकड़ा तेज़ी से बढ़कर 7.44% पर पहुंच गया है, और भारत सरकार और रिजर्व बैंक सभी इस पर नज़र लगाए बैठे हैं। रिजर्व बैंक भी कोशिश कर रहा है कि महंगाई का आंकड़ा नीचे आए, और सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास और तेज़ कर दिए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सब्जियों की वजह से महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। सब्जियाँ 37% एक साल पहले के मुकाबले 37% महंगी हुई है। मसाले ज़्यादा महंगे हुए हैं। तो प्याज टमाटर को सरकार ने प्याज सस्ते भाव पर बेचना शुरू कर दिया है। 25 रुपये किलो एनसीसी अब जो है प्याज बेच रहा है। टमाटर भी अब जो ताज़ा बाज़ार के भाव उसके हिसाब से सस्ता 40-50 रुपये के आसपास आ गया है। और चावल, गैर बासमती चावल के निर्यात पर भी सरकार ने कुछ उपाय किए हैं ताकि उनके निर्यात मतलब घरेलू बाजार में उपलब्धता अच्छी रहे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में 200 रुपये प्रति सिलेंडर कटौती की जो है उसको घोषणा कर दी है। तो इससे आने वाले महीने में, अब जो सितंबर का जो महीना वास्तविक प्रभाव सितंबर के महीने में, जो सितंबर महीने के आंकड़े आएंगे अक्टूबर में जारी होंगे, उस पर इनका प्रभाव दिखाई देगा कि महंगाई के आंकड़ों में कितनी कमी आई है। उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर लेने वाले हैं उनको 200 रुपये की छूट पहले मिल रही थी और 200 की ये और मिल गई है, 400 रुपये की छूट। इसके बाद उनको 700 कुछ रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। बाकी उपभोक्ताओं को 903 रुपये या 905 रुपये के आसपास ये मिलेगा। और रिजर्व बैंक भी जो है अपनी तरफ से तमाम प्रयास में लगा हुआ है। हालांकि रिजर्व बैंक ने पिछली जो मौद्रिक समीक्षा की थी उसमें जो रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया था, क्योंकि रिजर्व बैंक की चिंता यह है कि मांग अगर ज़्यादा कम होगी तो फिर ग्रोथ जीडीपी में भी कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2023-24 के पूरे साल के लिए 6 से 6.5% के ग्रोथ रेट का अनुमान व्यक्त किया है। तो पहली तिमाही में 7.8 आया है, अब दूसरी तिमाही में कितना आता है। हालांकि तमाम चुनौतियाँ हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मानसून भी जो उस सामान्य से जो है थोड़ा कम रह सकता है। आगे फसलों की क्या स्थिति रहती है, निर्यात कैसा रहता है, देश दुनिया में जो चुनौतियाँ हैं उनको देखते हुए उसी के मुताबिक पूरे साल की वृद्धि दर थोड़ी कम या पिछले साल 7 थी तो इस साल कहा जा रहा है कि 6 से 6.5 के आसपास रहेगी। तो चुनौतियाँ आर्थिक क्षेत्र में अभी भी सामने हैं और आने वाला समय चुनाव का भी है। कई बातें हैं। सरकार ने अचानक जो है संसद का सत्र भी बुला दिया है। ये कहा गया कि 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। कई तरह की अटकलें उसमें लगाई जा रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आर्थिक मोर्चे पर हम कितने सजग रह पाएंगे, कितने किसी तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किसी तरह की कमी ना आए, इस बात पे निर्भर करेगा कि इस साल की वृद्धि दर कितनी होगी। हालांकि जो सरकार ने इस साल का बजट पेश किया है उसमें पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो तमाम पूंजीगत चीज़ों पे सड़कें हैं, पुल हैं, पोर्ट हैं और जो भी पूंजियाँ खड़ी होती है, ढांचा खड़े होते हैं,
उनमें 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करने की सरकार ने घोषणा की है। तो आर्थिक मोर्चे पर ये उम्मीद की जा रही है कि जीडीपी वृद्धि अच्छी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने कोई आपका टिप्पणी है, कोई विचार है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।